Good morning. Today is 14 December 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नज़र डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो ये आर्टिकल है ये वर्धा साइक्लोन से रिलेटेड है जो कि चेन्नई में आया है और क्या क्या इसके रिपरकशंस रहे वो हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने व्हीट पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है, क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल जो है वो डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी से रिलेटेड है और नोटबंदी की ओर से अब कैशलेस इकोनॉमी की तरफ, इस पर भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, तो ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी जो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग जो भी हो सकते हैं वो इससे निकलते हैं, हम वो निकाल कर डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल ट्रंप का आर्टिकल है, बिल्कुल भी नहीं डिस्कस करेंगे ट्रंप का आर्टिकल। ये उनकी कैबिनेट से रिलेटेड है और हमारे लिए यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं। और जो ये आर्टिकल है देखिए, ये BIT से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस पे आ सकता है पेपर 3 में। पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश वार से रिलेटेड ये आर्टिकल है, लेकिन इस आर्टिकल में सिर्फ 2-3 एस्पेक्ट ही कवर किए हैं, ज़्यादा अच्छे से इस आर्टिकल में कवर किया नहीं है। तो देखिए, ये जो पूरा का इशू था हमने सितंबर में डिस्कस किया था। जो लोग शुरू से डिस्कस कर रहे हैं उनको याद होगा, सितंबर में ये हमने पूरा 28 मिनट की वीडियो डिस्कस करी थी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो से ये देख सकते हैं। पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, बांग्लादेश वार यानी लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया पाकिस्तान 1971 वार। तो ये जो आर्टिकल है आप वीडियो से देख लेना जब भी आपको टाइम मिले। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस आर्टिकल का, इंडिया बांग्लादेश वार। इसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं। ये देखिए, इसमें जो ये वीडियो है इंडिया बांग्लादेश वार की। अब जो पहला आर्टिकल है देखिए, वर्धा में यानी वर्धा साइक्लोन आया चेन्नई में, और देखिए 1 साल पहले चेन्नई में फ्लड्स भी आए थे, तो दोबारा से एक तरह की डिजास्टर आई 1 साल के बाद में। इस साइक्लोन ने काफ़ी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डैमेज कर दिया और वहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स, कम्युनिकेशन केबल्स जो तारें होती हैं, रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया, पेड़ गिर गए, और जो वहाँ पे काफ़ी कार जो खड़ी थी उनको भी नुकसान पहुँचा। तो इस तरह से एक तरह से वहाँ का ट्रांसपोर्ट भी चरमरा गया और काफ़ी वहाँ की जो इकोनॉमी है, और यू कैन से दैट 8,000 करोड़ का वहाँ पे लॉस हुआ। और देखिए 1 साल पहले ही वहाँ पे चेन्नई में बाढ़ भी आई थी, फ्लड्स आई थी, तो वहाँ के लोगों ने एक तरह से लेसन सीख लिए थे डिजास्टर से निपटने के। मतलब जो उनका पिछला अनुभव था जब वहाँ पे फ्लड्स आई थी, तो वो यहाँ पे ज़रूर काम आया और काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो सकता था, काफ़ी जान माल की हानि और भी ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन एक तरह से उन्होंने जो सीखा फ्लड्स के दौरान वो यहाँ पर काम आया। और इस तरह से प्रशासन भी पहले से तैयार रहा। देखिए, जो फ्लड्स आए थे उस टाइम पे उन्होंने जो गलतियां करी थी डिजास्टर को निपटने में, वो गलतियां इन्होंने इस बार नहीं की। और जो पहले के यानी प्रिपेयर्डनेस है, डिजास्टर से पहले की प्रिपेयर्डनेस है, वो काफ़ी अच्छी रही। और देखिए, इसी का नतीजा यह रहा कि जो मोबिलिटी है पूरे के पूरे सिटी की, यानी कि पूरी की पूरी सिटी की मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब ठीक कर दिया गया एक ही रात में। अगले दिन सब कुछ सामान्य तो आप नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी कुछ सामान्य रहा, सब कुछ चलता रहा, ट्रैफिक भी बिल्कुल सही रहा। और इस डिजास्टर को निपटने में देखिए सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। तो ये सोशल मीडिया का जो इंपॉर्टेंस है आप उसमें लिखिएगा, पेपर 3 का टॉपिक है GS 3 का, कि हाउ सोशल मीडिया इज़ इम्पोर्टेंट। तो उसमें भी आप ये लिखिएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट में सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और एग्जांपल जरूर दीजिएगा। करंट के एग्जांपल देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए, सोशल मीडिया ने कैसे हेल्प किया, 3-4 प्रकार से हेल्प किया सोशल मीडिया ने, फेसबुक और व्हाट्सएप ने। सबसे पहले तो वो हेल्प करते हैं किसी नीडी को हेल्प प्रोवाइड करने में। देखिए, अगर कोई बंदा वहाँ पे फंस गया है साइक्लोन के अंदर में, तो उसके पास में इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर है तो वो शेयर करता है फेसबुक पर कि देखिए मेरे साथ ये है और मैं डिस्ट्रेस में हूँ। तो ये मैसेज वायरल हो जाता है, तो आसपास के जो लोग होते हैं और प्रशासन होता है वो हरकत में आता है और उस नीडी पर्सन को जल्द से जल्द हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। दूसरा देखिए, अवेयरनेस फैलाने में। अब जैसे साइक्लोन आया, एक पूरा का पूरा एक वायरल हो जाती है पोस्ट फेसबुक पर, और यह अवेयरनेस फैलाते हुए कि साइक्लोन में आप क्या करें और क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स। यू शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन द साइक्लोन एंड यू शुड नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन द साइक्लोन। सो इस तरह की चीज़ें हैं। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिजास्टर के दौरान होता क्या है, देखिए सीख सकते हैं, प्रशासन सीख सकता है। अब इतने सारे लोग, इतना सारा एक्सपीरियंस लोगों का डिजास्टर के दौरान में, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीख सकता है और भी ज़्यादा। जैसे अब देखिए चेन्नई फ्लड से हमने सीखा, और अब इस साइक्लोन से भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और अगली बार अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट डिजास्टर होता है तो हम उसको निपटने में और भी ज़्यादा सक्षम होंगे, और भी ज़्यादा कैपेबल होंगे, और भी ज़्यादा जान माल की हानि हमारी नहीं होगी। तो देखिए, ऑनलाइन टूल्स जो है, फीडबैक, जैसे अब माई गवर्नमेंट है, इस तरह के कोई वहाँ पे वेबसाइट होगी लोकल चेन्नई में, वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जनता उनसे। और ऑनलाइन टूल्स का यूज़ करते हुए और भी जैसे काफ़ी ऐसे फीडबैक मैकेनिज्म्स हो सकते हैं जिनसे सीखा जा सकता है और सुधार किया जा सकता है। अब देखिए, जो साइक्लोन है वो तो एनुअल अफेयर हो चुका है,
मतलब हर साल आते ही हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन उस रीजन में। कल भी हमने डिस्कस किया था प्रीलिम, जो हमारी वीडियो थी प्रीलिम बेस्ड की, और 92 सीवियर साइक्लोन्स आ चुके हैं और उनमें से 262 में से 92 तो यहीं आए हैं इसी रीजन में 1891 से 1990 के बीच में। तो ये रीजन ज़्यादा साइक्लोन प्रोन है। अब कुछ सजेशंस इस आर्टिकल में दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सजेशंस हैं जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट आए। देखिए ये सजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ कैसे। अब देखिए डेवलपमेंट जो है वो कोस्टल सिटीज़ के नज़दीक तो बढ़ती ही जा रही है, मतलब ये तो बढ़ेगी ही, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है। डेवलपमेंट को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप प्रिपेयर हो सकते हो, बेटर प्रिपेयर हो सकते हो, बेटर कैपेबल हो सकते हो कि कैसे अगर कोई भी डिजास्टर आती है तो आप पहले से तैयार रहो। अगर देखिए अगर आप पहले से तैयार होते हो तो आपकी जो जान माल का नुकसान है बहुत कम होगा। एग्जाम्पल आप अर्थक्वेक का ही ले लीजिए। अब देख लिए अर्थक्वेक को आप नहीं रोक सकते, क्या आप धरती को रोक सकते हो हिलने से? तो अर्थक्वेक को आप नहीं रोक सकते, लेकिन आप इस तरह की बिल्डिंग्स बनाइए, इस तरह की बिल्डिंग्स बनाइए कि जान माल का नुकसान सबसे कम हो, तो बेटर प्रिपेयर आप हो सकते हो। यही चीज़ लागू होती है साइक्लोन पे। यूएसए में देखिए टोर्नाडो वहाँ पे बहुत आता है यूएसए में, तो वहाँ पे वो बेटर प्रिपेयर हैं आज के टाइम में, उन्होंने सीख लिया है। जापान में देख लीजिए, सुनामी देख लीजिए, सुनामी बहुत आती है तो उन्होंने भी सुनामी के साथ दोस्ती कर ली है, उनके साथ जीना सीख लिया है, यानी अब वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। सुनामी को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन आप बेटर प्रिपेयर हो सकते हो। दूसरा आप ये देखिए इंश्योरेंस करवा सकते हो आप प्रॉपर्टी लॉसेस का। अब ये इंश्योरेंस की जो सजेशन है ये हर डिजास्टर में एप्लीकेबल होता है। ये ड्रॉट में मान लीजिए, आप फ्लड में मान लीजिए, किसी में मान लीजिए, तो इंश्योरेंस का पॉइंट बहुत अच्छा है ये, दूसरा जो पॉइंट है इनका। और तीसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए जब भी डिजास्टर आता है तो क्या चीज़ सबसे काम आती है? इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अगर आपके छत पर, आप अगर छत पर रूफ पर ये सोलर सिस्टम हो या फिर बैटरी स्टोरेज सिस्टम हो कोई भी, जिनसे पावर प्रोड्यूस हो सके, या फिर हाउस होल्ड्स पर या फिर कॉर्पोरेट की जो बिल्डिंग्स है उन पर भी, तो कितना ज़्यादा फायदा इनका हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो बहुत कुछ है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी है तो आपका इंटरनेट भी चलता रहेगा, मोबाइल चार्ज रहेंगे, और इवन जो टावर्स की बिल्डिंग्स होती है वो भी अगर सोलर पावर्ड है तो टावर चलते रहेंगे, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बरकरार रहेगी। अब चौथा है, देखिए साइक्लोन के दौरान में सबसे ज़्यादा जो नुकसान करते हैं वो पेड़ करते हैं, ट्री करते हैं। जैसे रोड पे क्या होता है, पेड़ों का गिरना एक तरह से रास्ता ब्लॉक कर देता है। तो अब यह भी हमें सिखा दिया है इस डिजास्टर ने कि देखिए ऐसे पेड़ उगाए जाएं सड़क के किनारे और साइक्लोन प्रोन एरिया में जिनकी जड़ें काफ़ी अंदर तक जाएं, यानी जिनकी जड़ें काफ़ी मजबूत हों और वो साइक्लोन के आने पर ना गिरे। और साइक्लोन के सीजन में उनके जो क्राउन है, यानी ऊपर का जो एरिया है, उसे काट दिया जाए। तो इससे क्या होगा, वो पेड़ गिरेगा नहीं 100%। मतलब ऐसे काफ़ी तरह से यू कैन से डेट जो रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं या फिर ये कम्युनिकेशन में जो वहाँ पे डिले होता है, तो वो ठीक किया जा सकता है। कंक्लूजन तो यही बनता है कि वर्धा साइक्लोन के बाद में तमिलनाडु गवर्नमेंट जल्द से जल्द पूरा ठीक करे और मोबिलिटी इस्टेब्लिश करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करे, इस तरह का सजेशन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें, जो 4-5 जो पॉइंट हैं इसके, ये तो स्पेसिफिक पॉइंट था, लेकिन ये इंश्योरेंस का पॉइंट काफ़ी जनरल पॉइंट है, तो इसे हम यूज़ करेंगे आने वाले डिजास्टर के आर्टिकल्स में भी। ये देखिए प्रीलिम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साइक्लोन प्रोन एरिया कौन कौन सा है यहाँ पर। और कल भी हमने डिस्कस किया था कि इस एरिया में, यानी बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा साइक्लोन क्यों आते हैं और यहाँ क्यों नहीं आते। तो इसका एक रीज़न कल आपने आंसर्स में लिखा भी था, क्योंकि जो ये एरिया है, देखिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, जो कि ज़रूरत है इसकी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए। एक ये है कि ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी यहाँ से आते हैं, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ ज़्यादा टकराएंगे, यहाँ के चांस ज़्यादा हैं। समझ गए? और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके। और एक जो क्वेश्चन बनता है साफ साफ, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, GS1 का टॉपिक है ये, GS1 ज्योग्राफी। व्हाई डज ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर द सीज? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्यों ओरिजिनेट होते हैं सी के ऊपर में, और किस पार्ट में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के किस पार्ट में जो टोरेंशियल रेन्स हैं, जो बारिश आती है वो सबसे ज़्यादा आती है, और वेलोसिटी की जो विंड्स हैं सबसे ज़्यादा होती है। प्रीलिम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आई का रीज़न होता है, आपको याद होगा। खैर ये आप लिखिएगा ये क्वेश्चन, मतलब बताने से नहीं होगा, ऐसे तो लिखोगे तो नंबर नहीं आएंगे, सिर्फ आई। तो ये आप इसको मेंस की तरह ट्राई कीजिए। और इनकी लोकेशंस प्रीलिम में ये पूछते हैं, वो विलीज कहाँ आते हैं, हरिकेन्स कहाँ होते हैं, साइक्लोन्स, टोर्नाडो, ये दुनिया के अलग अलग रीजन्स में होते हैं। तो आपको इसका आंसर लिखना है कमेंट की फॉर्म में कि ये कहाँ आते हैं, हरिकेन्स कहाँ आते हैं, साइक्लोन्स कहाँ आते हैं। साइक्लोन्स तो आपको पता ही होगा इंडिया के साइड आते हैं। टोर्नाडो कहाँ आते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो डिस्कस करते हैं हम वीट से रिलेटेड। अब देखिए इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट ने वीट पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। यानी अब देखिए, अब जो बाहर के देश हमारे देश में वीट एक्सपोर्ट करते थे और हम वीट इंपोर्ट करते थे, तो अब उस पर कम टैक्स लगेगा। अब देखिए कम टैक्स लगेगा तो जो दूसरे देशों का अनाज है वो कम दामों पर हमारे पास अवेलेबल रहेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इससे नुकसान भी होगा।
अच्छी बात यह है कि देखिए अगर कस्टमर्स को जो है वो वीट सस्ता उपलब्ध होगा, लेकिन देखिए कस्टमर्स का मत सोचिए, किसानों का भी सोचिए, फार्मर्स का सोचिए। अब दिक्कत यह है कि जो एमएसपी है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उसके रेट जो हैं वो ज़्यादा हैं किसके कंपैरिजन में, जो इंटरनेशनली अवेलेबल फूड है, यानी बाहर के देशों का, फॉरेन कंट्री जैसे अमीर देश है यूएस, मान लीजिए आप, यूएस में वीट की खेती काफ़ी मैकेनाइज्ड है और वहाँ के जो देश हैं यूएस के देश काफ़ी सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं अपने फार्मर्स को, तो वहाँ तो अनाज बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है। अब वो बहुत ज़्यादा सस्ता अनाज जो मशीनों से प्रोड्यूस किया गया है वो इंडिया में आएगा और जिस पे इम्पोर्ट ड्यूटी भी कम होएगी, तो वो तो देखिए इतना सस्ता हो जाएगा कि उसका प्राइस तो जो हम अपने फार्मर्स को देते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उससे भी कम होगा। यानी अब देखिए हम हमारे किसानों को दे रहे हैं, किसानों से अनाज ले रहे हैं 1200 के रेट पे मान लीजिए, अब वहाँ का जो अनाज प्रोड्यूस वो हमारे देश में भेज रहे हैं वो अवेलेबल है 800 के दाम में। तो देखिए 800 के दाम में अगर अवेलेबल है तो जनता यही 800 के दाम में ले लेगी ना, तो 1200 के दाम में कौन लेगा, कौन प्रोक्योर करेगा, तो डिस्ट्रेस सेल हो जाएगी। यानी फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल, यानी उनको मजबूरी में कम दामों में बेचना पड़ेगा और उनको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए यही फार्मर के कंसर्न्स हैं और डिस्ट्रेस सेल इससे हो जाएगी। और ये देखिए 1200 को तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये अभी फिलहाल है 1625, तो ये हायर है, इंटरनेशनल प्राइसेस से भी हायर है और डिस्ट्रेस सेल का खतरा यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों, ये तो देखिए वाजिब क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो सोच समझ के ही किया होगा। गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखिए आगे इस बार क्या है, वार्म विंटर फोरकास्ट है, यानी एक जो सर्दी का सीज़न है वो वार्म होने की संभावना है। और जबकि गेहूं के लिए आपको पता होगा, वीट के लिए जो है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीज़न की आवश्यकता होती है, यानी जब आप बीज बोते हैं, यानी जब आप ये सीड्स लगाएंगे उसमें, तो उसमें एक सर्दी की आवश्यकता होती है, यानी ठंड की आवश्यकता होती है। लेकिन अब देखिए वार्म विंटर जो है तो वो तो नुकसान पहुंचाएगा, यानी कम वो होएगा, वीट प्रोड्यूस होएगा, कम वीट प्रोड्यूस होएगा तो इन्फ्लेशन आएगी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि देखिए डिमोनेटाइजेशन तो पहले ही है, यानी नोटबंदी तो पहले ही है, उसके बाद में लोगों के पास में पैसा नहीं है और ऊपर से अगर अनाज महंगा, गेहूं महंगा हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, देश में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए उन्होंने थोड़ी समझदारी दिखाई और पहले से अनाज को इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी, ताकि पहले से गेहूं को प्रोक्योर किया जा सके फॉरेन कंट्रीज से और पहले से सिचुएशन से प्रिपेयर हो जा सके। तो देखिए कई बार तो अच्छी इंटेंशन से कदम उठाए जाते हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने के लिए कदम उठाया गया है। अब आगे देखते हैं कौन से इसमें पॉइंट्स हैं। लेकिन देखिए पिछले दिनों हुआ क्या है, पिछले दिनों सरकार ने जो इस पे इंपोर्ट ड्यूटी है वो काफ़ी कम कर दिया है। 10% से पहले 25% से गए, अब 25% से 10% पे आए और 10% से 0 पे आ गए। तो काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है और फ्रीक्वेंट चेंजेस एक मिक्स्ड सिग्नल भेजते हैं, कभी आप घटाते हो कभी आप बढ़ाते हो, तो इससे मिक्स सिग्नल जाते हैं फार्मर्स में और ट्रेडर्स में। देखिए जो ट्रेडर्स हैं वो तो साफ साफ ये चाहते हैं कि ड्यूटी फ्री रेजीम हो। अगर ड्यूटी फ्री रेजीम होता है तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, वहाँ से बेचा यहाँ बेच दिया, यानी यूएसए से खरीदा सस्ते दामों पर इंडिया में बेच दिया, चाइना से खरीदा सस्ते दामों पर इंडिया में बेच दिया। तो वो तो यही चाहते हैं कि ट्रेडर्स की यहाँ पे देखिए जो ड्यूटी फ्री रेजीम हो कि गवर्नमेंट कोई ड्यूटी लगाए ही ना। तो और कौन से इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब देखिए अगर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो ड्यूटी फ्री रहेगा, यानी अगर कुछ भी इंपोर्ट नाम मात्र का या फिर कुछ भी इंपोर्ट टैक्स नहीं लगता है, तो ये साफ साफ सिग्नल है ट्रेडर्स को सिग्नल है साफ साफ कि देखिए होर्डिंग से काम नहीं चलेगा, आप ऐसा पैसा नहीं कमा सकते। अब देखिए जब गवर्नमेंट के यह लगता था कि अगर अनाज कम होगा, यानी इस सीजन में कम अनाज हुआ है, क्लाइमेट जो हमारा ये है इस साल जो वेदर के कारण में, तो क्या करते हैं जब भी कोई चीज़ कम होती है तो ये जो ब्लैक मार्केट यानी जमाखोरी करने लगते हैं ट्रेडर्स होते हैं जो, यानी अनाज का स्टॉक कर लिया और उसको महंगा बेचा बाद में। तो अब यह साफ साफ सिग्नल है कि आप ये जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनको साफ साफ सिग्नल है कि आप ब्लैक मार्केटिंग का कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम भारी मात्रा में अनाज इंपोर्ट करने वाले हैं। तो इससे क्या होता है कि ये लोग होर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि इनको नुकसान होगा। अब इनको पता है कि होर्डिंग करेंगे तो देखिए वैसे भी अनाज आ ही जाना है विदेश से, तो होर्डिंग करने का कोई फायदा है नहीं। तो इससे ये साफ साफ सिग्नल जाता है जमाखोरों को कि होर्डिंग करने का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी गवर्नमेंट अनाज इंपोर्ट करने वाली है अगर अनाज कम पैदा होता है तो भी। अब क्या है देखिए सेंटर को क्या करना चाहिए, सेंटर को 2-3 चीज़ें करनी चाहिए। अब देखिए यह अच्छी चीज़ है कि सेंटर ने क्या किया, अनाज पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है, कोई बात नहीं, आप इन्फ्लेशन से निपटने के लिए कम कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन किसानों का नुकसान ना हो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट आपको करना होगा, यानी किसान अपनी फसलें एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे ना ज़्यादा कम बेचे। तो इसके बारे में भी आपको कदम उठाने होंगे और प्रोक्योरमेंट सभी किसानों का करना होगा ताकि उनको नुकसान ना हो।
और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में अवेयरनेस भी फैलानी होगी किसानों के बीच में। अभी भी देखिए बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ एमएसपी के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, किसानों को पता ही नहीं है। आप समृद्ध स्टेट्स का छोड़िए, देखिए जो ये हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, मध्य प्रदेश, ये तो काफ़ी, यहाँ के किसान काफ़ी समृद्ध किसान हैं। और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे किसानों को अभी भी काफ़ी जानकारी है ही नहीं, ना तो इंटरनेट के बारे में, ना एमएसपी के बारे में, और अपने हकों के बारे में उनकी जानकारी नहीं है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए हमें अपनी जो वीट की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ानी होगी। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बांग्लादेश और चाइना इनसे भी कम है। तो इस पे एक क्वेश्चन बनता है साफ साफ कि कौन से ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिससे कि फार्मर्स डिस्ट्रेस सेल कर देते हैं। काफ़ी होलिस्टिकली आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना, सिर्फ इस पे मत जाना इंपोर्ट ड्यूटी पे, काफ़ी और भी बहुत सारे रीजन इसके होते हैं। और कुछ सजेशन दीजिए ताकि इसको रेक्टिफाई किया जा सके इसी प्रॉब्लम को। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने की आप कोशिश करना। अब देखिए अगला जो आर्टिकल है वो कैश बैन यानी कैशलेस इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो ऑलरेडी हम काफ़ी सारा डिस्कस कर चुके हैं और थोड़े से 3-4 जो इसमें पॉइंट्स हैं। ये आर्टिकल जिन्होंने लिखा है ये कहना चाहते हैं कि अब फिलहाल की परिस्थितियों में पूरा का पूरा एक नैरेटिव चेंज हो गया है। जब देखिए नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब सारे इस बात पर जोर दे रहे थे कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है ब्लैक मनी पर। अब नैरेटिव ऐसा हो गया कि अब ब्लैक मनी की बात कोई नहीं कर रहा, अब सारे कह रहे हैं कि ये कैशलेस इकोनॉमी के लिए है ये। यानी कि पूरी की पूरी जो चर्चा है, डिबेट है, डिस्कशन है और नैरेटिव है वो चेंज हो गया ब्लैक मनी से लेके कैशलेस। अब सभी लोग कैशलेस की, यानी मोदी जी भी कैशलेस की बात अब करते हैं, कैशलेस इकोनॉमी की जरूरत है। अब देखिए अब जो भी कैश की बात करता है, ऐसी यू कैन से दैट सेंटिमेंट्स देश में उभर के आ रहे हैं। जो भी अब कैश की बात करता है इसका मतलब कहीं ना कहीं उस पर शक जाता है लोगों को कि डर्टी माइंड है। कोई बात करता है कि मुझे तो कैश में पैसा चाहिए, इसका मतलब यह सेंटिमेंट्स उभर कर आते हैं कि कहीं ना कहीं इसके दिल में खोट है, कहीं ना कहीं इसके माइंड में खोट है, इसीलिए वो कैश की बात कर रहा है। तो इसीलिए देखिए कैश के फायदे क्या हैं। कैश का देखिए अगर आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है तो सबसे ज़्यादा उसमें सहायक होता है कैश। क्यों सबसे ज़्यादा सहायक होता है? देखिए सॉरी, सबसे ज़्यादा सहायक इसलिए होता है क्योंकि देखिए गरीब लोगों को और किसानों को अगर इमीडिएटली अगर ऋण की आवश्यकता है, लोन की आवश्यकता है, तो इमीडिएटली उनको बैंक से लोन नहीं मिलता, वो जाता है देखिए आड़तिया के पास में। आड़तिया एक ऐसा इंटरमीडिएरी होता है, आपने देखा होगा वीट मार्केट में, ग्रेन मार्केट में, यानी अनाज मंडी में जो बिचौलिए होते हैं, यानी वो बिचौलिए ये काम करते हैं कि किसानों से प्रोक्योर किया, एफसीआई को दे दिया और 2-3% इनका कमीशन होता है। तो ये जो इंटरमीडिएरी होते हैं उनसे किसानों को आसानी से लोन अवेलेबल होता है और यहीं से इनका फिनेंशियल जो इंक्लूजन है वो होता है गरीब लोगों का। या फिर और भी देखिए, ये तो सिर्फ किसानों का एग्जाम्पल था। जो आपने देखिए मदर इंडिया का आपने मूवी देखी होगी, मदर इंडिया मूवी। मदर इंडिया में एक लाला होता है, जो लाला वो बिरजू और वो छोटे बच्चे होते हैं और वो अपने माँ के उनकी माँ कंगन दे के आती है। छोड़िए तो मूवी का एग्जांपल है, मतलब हर तरह के जो गांव में एक यू कैन से दैट जो लोन देते हैं गरीब लोगों को और इससे इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। अब देखिए कैश देखिए अब जो कैश होता है एक इस पर जनता का पूरा हक होता है, यानी मेरा कैश, मेरी चॉइस, कैसे भी मैं इस्तेमाल करूं, कोई मुझे ट्रेस नहीं कर सकता। यानी जो प्राइवेसी का हनन होता है वो भी नहीं होता, कोई भी इसकी ट्रेल लोकेट नहीं कर सकता कि कैसे कैसे मैंने कैश का इस्तेमाल कीजिए। इसीलिए कैश की अपने अलग से फ़ायदे हैं। ये हमने कैश के बहुत सारे फ़ायदे डिस्कस कर चुके हैं, हम तो काफ़ी बार ये डिस्कस हो चुका है। इशू क्या है देखिए, एक इशू है इनफॉर्मल सेक्टर का। हमारे देश में जो 90% जो ये सेक्टर है वो इनफॉर्मल सेक्टर यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ये जैसे रेडी पटरियों के जो लोग हैं और ऐसे लोग जो मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़े हुए हैं, ना तो वो अपनी इनकम दिखाते हैं बैंकों में, ना तो वो उनकी ट्रांजैक्शंस लोकेट हो पाती है, ना वो टैक्स दिखाते हैं। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो 90% है। ये लोग टैक्स नहीं देते, ये लोग कैशलेस भी नहीं है, ये लोग कैश का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इनको इनफॉर्मल सेक्टर को हमें फॉर्मल बनाना पड़ेगा, तभी जो कैशलेस इकोनॉमी है वो आ पाएगी। और देखिए दूसरा जो ये कहते हैं कि कैशलेस की जरूरत ही क्या है, एक नया जो यहाँ पे वो टॉपिक उठाते हैं वो हम बताता हूँ। अब ये कहते हैं कि जो कैशलेस इकोनॉमी होती है वो तो इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाती है और जिसका असर पुअर पे यानी गरीब लोगों पर ज़्यादा होता है। अब देखिए कैसे इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दो होते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्ट आपकी इनकम पे ना लग के इनडायरेक्टली लगता है, जैसे सेल टैक्स हो गया। और डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये डायरेक्टली आपकी इनकम पर लगता है। तो सेल्स टैक्स, अब देखिए कोई गरीब आदमी है, गरीब आदमी को अब दाल चाहिए या फिर चीनी चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, वो जाएगा ग्रोसरी स्टोर के पास, दुकानदार के पास में। तो अगर वो डिजिटली कोई चीज़ खरीदता है
तो यानी दुकानदार को टैक्स देना पड़ेगा। अब बात यहां उठती है, क्या वो दुकानदार टैक्स खुद बियर करेगा? नहीं, वो टैक्स खुद बियर नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जो दाल या चीनी है इनका रेट बढ़ा देगा। तो डायरेक्टली वो जो टैक्स आएगा, सेल टैक्स आएगा गरीब के खाते से, गरीब की जेब से, वो टैक्स भरना पड़ेगा गरीब को। तो इसीलिए जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे और वो वहीं से दुकानदार टैक्स निकालेगा और सरकार को देगा। और जो डायरेक्ट टैक्स है वो अमीर लोगों पर लगता है। अब देखिए अंबानी अदानी जैसे लोग हैं, ये इनकम टैक्स भरते हैं। कपिल शर्मा ने कहा कि मैं हर साल 5 करोड़ टैक्स भरता हूं, तो वो कमा रहा है तो 5 करोड़ टैक्स वो भरता है कपिल शर्मा। तो देखिए जो डायरेक्ट टैक्स है वो ज़्यादातर अमीर लोगों को भरना पड़ता है। यानी अब देखिए 4-5% लोगों ने टैक्स दिया पूरे इंडिया के अंदर इनकम टैक्स, यानी ये 4-5% लोग अमीर लोग हैं, और गरीब लोगों को देना पड़ता है इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स सॉरी, यानी सेल टैक्स, जैसे जो चीनी पर या फिर दाल पर लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे चाय पर, टाटा टी या फिर कोई भी आप खरीद रहे हो सॉरी। तो ये आर्टिकल में ये कहना चाहते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी का जो नुकसान होगा बल्कि गरीब लोगों को, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है वो बढ़ेगा इससे। और जो गरीब लोग हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया ये पॉइंट, जो लोन ले सकते हैं, ये ऊपर हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था। और तीसरा ये पॉइंट कहते हैं कि जो पेटीएम, मोबीक्विक जैसी कंपनीज हैं, इनका रिकॉर्ड डाउनलोड्स हो रहा है। और देखिए, और ये जो ऐप्स हैं बहुत ज़्यादा डाउनलोड की जा रही है, इनको फायदा है, और एडवर्टाइजमेंट पे ये बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही हैं। तो ये कहते हैं ये पैसा जो इनमें कंपनीज में लगा है वो हमारे यहाँ नहीं लगा है, ये बाहर की कंपनीज का, जैसे अलीबाबा का पैसा लगा है पेटीएम में, जो चाइना की कंपनी है। और चौथा जो पॉइंट है कि हमें इनइक्वलिटी रिड्यूस करनी होगी, और ये इनइक्वलिटी रिड्यूस की जा सकती है डायरेक्ट टैक्स से। और डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स दें और सरकार उस पैसे का इस्तेमाल करें गरीब लोगों के लिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, स्किल्स दे, ताकि एक इक्वलिटी आ सके। आप समझ गए ना? इसको कहते हैं कि देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स का नाम दिया गया था इसको पास्ट में, यानी अमीर लोगों से टैक्स लेकर सरकार उसका इस्तेमाल करे गरीब लोगों के लिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, उनको स्किल्स दे, उनके लिए सब्सिडी दे, इस तरह से। वो अलग बात है, काफ़ी डिबेट्स हैं कि उनका फ़ायदा होता है कितना नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, इनमें से कौन सी ऐसी कर्व है जो इनइक्वलिटी मेजर करने के लिए यूज होती है? पहली है गिनी कोफिशिएंट, ये फिलिप कर्व, लफर कर्व। इनमें से चारों बताइए, आप आंसर दीजिए इसका कमेंट की फॉर्म में। अगला जो पॉइंट है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। सबसे पहले तो देखिए बताइए कि इन्वेस्टमेंट, जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है वो होती क्या है? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए है। अगर कोई कंपनी इंडिया के अंदर में आई है तो देखिए काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें साइन की जाती हैं। आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, जैसे वोडाफोन है, वोडाफोन अगर हमने इंग्लैंड के साथ में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है तो देखिए उसका फ़ायदा क्या होगा। अगर कोई कंपनी इंग्लैंड की, यानी देखिए इंग्लैंड की कोई कंपनी है वोडाफोन, वो हमारे देश के अंदर में आती है तो हम उनको क्या करेंगे, काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे इस ट्रीटी के तहत में। जैसे कल को कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन है उसके तहत में हम उसको सोल्व करेंगे, और बहुत सारी ऐसी प्रोटेक्शंस, यानी आप इंटरफेयर नहीं करोगे कंपनी के मामलों में, जो बहुत सारी, जैसे काफ़ी एग्जांपल्स जैसे इसके हो सकते हैं। अब देखिए इसका एक, ये देखिए इसके तहत आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये है यूरोपियन यूनियन वाले, यानी यूरोपियन यूनियन की कोई कंपनी है, ये भी कोई भी डेवलपिंग कंट्री मान लीजिए आप, शक्ल से तो देखिए ब्राज़ील मान लीजिए, लैटिन अमेरिका मान लीजिए इनको। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक बायलैटरल जो बीच में है ये ट्रीटी साइन हुई है, और ये काफ़ी, ये कहते हैं कि हम आपकी जो प्रोटेक्शन है, अगर आपकी कोई कंपनी हमारे देश के अंदर आते हैं तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के तहत में हम आपकी कंपनी की सुरक्षा करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे उनको, और उन पर किसी तरह के देखिए इंटरफेयर उसके मामलों में नहीं करेंगे। और ये एक न्यूट्रल मैकेनिज्म है। ये कहते हैं ठीक है, अगर आप दोनों ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर ली तो कोई भी आपके बीच में डिस्प्यूट होता है तो ये इंटरनेशनल आर्बिटर कहता है कि मैं उस डिस्प्यूट को सोल्व करूंगा। तो ये इस तरह की प्रोटेक्शन होती है इस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर में। होता क्या है देखिए, इससे एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, यानी जो डेवलप्ड कंट्री की कोई कंपनी है, हमारी भी मान लीजिए, मतलब आमतौर पे तो वही आते हैं इन्वेस्ट करने डेवलपिंग कंट्री में ही, अब हम भी जाने लगे हैं। देखिए आप टाटा स्टील देख लीजिए, हमने जगुआर भी खरीदी यूके के अंदर में। और देखिए इससे क्या होता है, एक अकाउंटेबिलिटी पैदा हो जाती है। अगर ये ट्रीटी है तो देखिए रेगुलेटरी पावर है, स्टेट अपनी रेगुलेटरी पावर का बेजा गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का तो पॉइंट है ही। और इसके बाद में क्या देखिए, ये एक बैलेंस इस्टेब्लिश करता है प्रोटेक्शन के बीच में और रेगुलेशन के बीच में। यानी जो देखिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस के लॉ हैं, अगर वो रेगुलेशंस के लॉ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलेट अगर हमारा गवर्नमेंट करती है तो उन पे गलत प्रभाव जाएगा। जो उनकी कंपनीज ने हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है तो उन पे गलत प्रभाव जाएगा, और वो अच्छे से ट्रेड नहीं कर सकेंगे हमारे देश के अंदर में।
तो उनको प्रोटेक्शन भी चाहिए और हमें रेगुलेशन भी करना है ताकि वो गलत फायदे ना हो रहे हैं। अब देखिए अमेजन जैसे कंपनी देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अमेजन क्या करता है, अमेजन के पास में बहुत सारा पैसा है, उसके जो जेब हैं भरी हुई है अमेजन के पास में, क्योंकि उन्होंने पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं। वो यूएस के अंदर में काफ़ी स्टैब्लिश्ड कंपनी है। अब वो क्या करते हैं, कई बार आपको देखा होगा अरिहंत की बुक्स है, अरिहंत की बुक्स मिलती हैं 50% डिस्काउंट पर, 60% डिस्काउंट पर। यानी देखिए डेफिनेटली अरिहंत ने इतना डिस्काउंट उनको कभी भी नहीं दिया होगा, लेकिन वो बेच रहे हैं 50% डिस्काउंट पर, 60% डिस्काउंट पर। क्योंकि देखिए ये क्या सोचते हैं अमेजन वाले एक बार मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं। एक बार देखिए हर कोई, अगर सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है कि 50% 60% पर अगर कोई बुक मिल रही है तो डेफिनेटली हम वहीं से परचेज करेंगे। हम क्यों राजेंद्र नगर की दुकानों में जाके या फिर मुखर्जी नगर की दुकानों में जाके 20% की डिस्काउंट पर वो बुक्स परचेज करेंगे। इससे क्या होता है, ये क्या होता है, एक तरह से मार्केट अभी कैप्चर कर रहे हैं, एक मोनोपोली बना रहे हैं। अब जैसे अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी, शुरू में आई थी, स्नैपडील भी अब काफ़ी कम ही काम कर रही है, मतलब स्नैपडील अच्छा काम नहीं कर रही है। फ्लिपकार्ट इनके मुकाबले की कंपनी है, लेकिन वो भी अब इनसे ठंडी पड़ गई है। यानी अमेजन धीरे धीरे अब टॉप पर आ ही गई है। इतना ज़्यादा नुकसान इन्होंने झेला है, इतना ज़्यादा पैसा इन्होंने जलाया है कि वो उन्होंने पूरी की पूरी मार्केट अब कैप्चर कर लिया है। तो इनका मोटिव यह है कि आज पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कल में सिर्फ मोनोपोली रहेगी। यानी जब जनता को आदत पड़ जाएगी ऑनलाइन परचेज करने की, तब क्या करेंगे, तब सिर्फ हम ही होंगे, मोनोपोली हमारी रहेगी, मार्केट में सिर्फ हम रहेंगे। बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट हैं, ये लॉस झेलते झेलते एक लेवल के बाद में खत्म हो जाएंगे। तो जब हम रहेंगे सिर्फ, तो हम अपने मनमानी दाम पर बेचेंगे, 10% डिस्काउंट पर, 5% डिस्काउंट पर। तो इस तरह से इनका मोटिव रहता है। तो इसी सिचुएशन में स्टेट रेगुलेट करता है। हमारे स्टेट की गाइडलाइंस है कि आप कम दामों पर नहीं बेच सकते। इसका नुकसान यह भी होता है, जो ब्रिक एंड कीन्स मॉडल है, यानी जो दुकानदार होते हैं, छोटे दुकानदार जो है, तो इनको नुकसान पहुंचता है। तो ये देखिए अगला जो पॉइंट है, कंटेक्स्ट। अब देखिए अब क्यों ये टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है। 30 नवंबर को जो हमने हमारी जो एक ट्रीटी नीदरलैंड के साथ में, हमने वो एक्सपायर हो गई और हमने उसको रिन्यू करने से मना कर दिया और टर्मिनेट कर दिया गया इस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को नीदरलैंड के साथ में। और इसके अलावा और भी 50 जो कंट्रीज के साथ में हमने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को टर्मिनेट कर दिया। अब देखिए एक तरफ तो हमने इसके फायदे बताए, अभी इससे प्रोटेक्शन होती है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, और इंडिया उल्टा कर रही है। इंडिया बल्कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को बंद कर रही है। और 20 यूरोपियन यूनियन के ऐसे मेंबर्स हैं जिनके साथ में हमने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को टर्मिनेट कर दिया या फिर नोटिस सेंड कर दिया है। अब देखिए ये तो उल्टा हो गया। एक तरफ तो हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम इनवाइट करते हैं कि बाहर की कंपनियां हमारे देश के अंदर में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, तो दूसरी तरफ में हम उनकी प्रोटेक्शन को, यू कैन से दैट, हम एक डेटरेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को तो अगर हम टर्मिनेट कर रहे हैं तो साफ साफ यही एक सिग्नल है ना कि हम इंटरफेयर करेंगे, हम रेगुलेट करेंगे और अच्छे से आपको काम नहीं करने देंगे। मतलब ऐसा तो नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स निकलते हैं। और कौन कौन से चेंजेस हुए हैं देखिए, 1994 से लेकर 2011 तक 70 बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हमने साइन करी है बहुत सारे देशों के साथ में, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी बहुत ज़्यादा। हमने कहा देखिए भाई आप आइए, आप इन्वेस्ट कीजिए हमारे कंट्री के अंदर, हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और जो अननेसेसरी जो रेगुलेशन है वो नहीं करेंगे, इस तरह की बात हमने कही। और अब देखिए 2011 के बाद में ट्रेंड चेंज हो गया। 2011 के बाद में हमने थोड़ा पासा पलटा, यू टर्न लिया इसमें। अब हमने टर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे यह उठता है कि अगर उनकी जो इन्वेस्टमेंट है हमारे देश में, अगर प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई है, उनको प्रोटेक्टेड नहीं है, तो व्हाट अबाउट आवर इन्वेस्टमेंट। अब हम भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अंतरिक्ष देवास डील का एग्जांपल लीजिए, इसमें भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होना था। तो इस तरह से देखिए अगर हमारी भी तो इन्वेस्टमेंट है दूसरे देशों के अंदर में, अगर दूसरे देशों की इन्वेस्टमेंट हमारे देशों के अंदर में सुरक्षित नहीं है, तो कैसे हमारी इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों के अंदर सुरक्षित रह पाएगी। तो देखिए वैसे तो जो हमने ये जो BIT टर्मिनेट किए हैं, यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो ट्रीटी है, ये इनको टर्मिनेट किया है, वो जो एग्जिस्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यानी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमारे देश में हो चुकी है, उन पर तो कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की गई थी तो उसमें एक क्लास था जिसका नाम था सर्वाइवल क्लास। सर्वाइवल क्लास क्या कहता है? सर्वाइवल क्लास ये कहता है कि अगर कल को आपने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बंद भी कर दी, टर्मिनेट भी कर दी, तो उसके 10-15 साल तक भी हमारी कंपनीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड रहेगी। यानी अगर हमने किसी देश के साथ में जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है वो टर्मिनेट भी कर दी, तो उसकी कंपनी को आने वाले 10-15 साल तक तो वो सेम जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड रहेगी आने वाले 10-15 सालों में भी। अब देखिए जो टर्मिनेशन है BIT का, यह उसको भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए
15 ऐसी बीआईटी डिस्प्यूट्स चल रही है हमारी। जैसे वोडाफोन का चैलेंज है, वोडाफोन पे हमने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया था क्योंकि बाद में निकल कर आया था कि इन्होंने राउंड ट्रिपिंग की है। अब ऐसी ऐसी 15 ऑनगोइंग बीआईटी डिस्प्यूट्स है, इन पर भी इसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर रिपरकशंस होंगे क्या इसके? रिपरकशंस एक तो साफ साफ है कि नई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, और ये साफ साफ सिग्नल देता है कि इंडिया अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहता इंटरनेशनल लॉ के अंदर में, और कहीं ना कहीं इंडिया की जो सोच है उसमें खोट है, यह एक सिग्नल देते हैं। तो इससे कम इन्वेस्टमेंट आएगी। तो अगले क्या पॉइंट है? अब देखिए क्यों ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए डेट्रीमेंटल है। देखिए इंटरनेशनल जो मैकेनिज्म होता है ना, इंटरनेशनल मैकेनिज्म काफ़ी सेफ होता है। एक तो ये जल्दी होता है, एक ये क्या होता है, जल्दी होता है और इस पर विश्वास किया जा सकता है, ट्रस्ट होता है इन पर। और एक देखिए डोमेस्टिक लॉ है, अगर इंटरनेशनल मैकेनिज्म नहीं है तो जो अगर कोई भी केस यानी डोमेस्टिक, अगर आपने देखिए बीआईटी नहीं साइन की तो इसका मतलब है आप जो डिस्प्यूट होगा वो केस सोल्व करेंगे डोमेस्टिक लॉ के अंदर में, डोमेस्टिक कोर्ट सिस्टम से। अब दिक्कत यह है कि डोमेस्टिक लॉज को तो कभी भी चेंज किया जा सकता है, जैसे वोडाफोन के केस में हमने चेंज कर दिया। और दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जुडिशियल डिले है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए किसी कंपनी को जुडिशियल डिले इतना ज़्यादा हो जाए तो इतना तो ब्याज हो जाता है, ये देखिए छोटी बात नहीं होती। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जुडिशियल डिले का कितना फर्क होता है। अगर 20,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया किसी भी बंदे ने, यानी अगर टाटा ने, मान लीजिए अगर छोटा सा एग्जांपल लीजिए, टाटा ने 20,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया किसी प्रोजेक्ट के अंदर में किसी दूसरे देश में, तो क्या हुआ अगर उसी देश में जुडिशियल डिले बहुत ज़्यादा है तो क्या हुआ, इनकी इतनी भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट यानी 20,000 करोड़ इनकी इन्वेस्टमेंट वो तो फंस जाएगी ना। तो अगर 10 साल में उसका रिजल्ट आता है, 10 साल में उसका रिजल्ट आता है, तो जो टाटा की इन्वेस्टमेंट है जिसने दूसरे देश में डिले किया है वहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो डोमेस्टिक लॉ है, तो 20,000 करोड़ का तो इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा होता है, तो इससे तो इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा टाटा को। ये मैंने उल्टा एग्जांपल लिया है, मतलब किसी दूसरे देश का एग्जांपल लिया है जिसका सिस्टम जो है वो सेम इंडिया की तरह है, वहाँ पे बीआईटी नहीं है और जो जुडिशियल डिले वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो उसका एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर। तो उसके बाद में क्या, अगर इंडिया ने सोचा क्या है, अगर बीआईटी नहीं तो क्या? देखिए इंडिया ने यह सोचा कि अलग अलग हम साइन करेंगे। 50 जो ओड कंट्रीज हैं उनके साथ में हमने 2015 का, इन्होंने क्या किया 2015 में एक नया मॉडल लाए जो काफ़ी प्रोटेक्शनिस्ट था, इसमें काफ़ी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाई गई है। और इन्होंने दूसरा क्या सोचा, देखिए इंडिया, जैसे इंडिया EU बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA, अलग अलग होलिस्टिकली हम साइन कर रहे हैं अलग से 2015 के जो मॉडल पर वो ऐसे कर रहे हैं अलग से, मतलब नया मॉडल इन्होंने अपनाया है। लेकिन ये जो मॉडल है जैसे BTIA है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अभी आप यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया यूरोपियन यूनियन में 16 राउंड्स की बातचीत अभी हो चुकी है 2007 से लेकर, लेकिन अभी भी कोई ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला है। और इसमें क्या देखिए एक यूनिलेटरल टर्मिनेशन है वो अच्छा संकेत नहीं दिया है दूसरे देशों को। और अभी देखिए यूरोपियन यूनियन में ब्री एग्जिट हुआ है तो इसलिए भी ये जल्दी से साइन होने वाला है नहीं। और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। देखिए हमारा क्या है, एक इमेज ऐसी बन जाएगी इससे कि स्टेट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो हमारा जो है स्थान पहले से 130 है, और उसमें भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने में तो हमारी रैंक 172 है, 172 ऑलमोस्ट लास्ट में ही है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट एब्रोड, देखिए हमारी भी तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है एब्रोड, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। यह सिर्फ 2001 में सिर्फ $1 बिलियन थी, और अब बढ़कर अभी हमारी कंपनीज, हमारी इन्वेस्टमेंट बाहर के देशों में $21 बिलियन है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी इससे इनसिक्योर हो जाएगी। और काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए इन्होंने कैसे हमें भी इंटरनेशनल, हमारी कंपनीज को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो एग्जांपल तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक याद कर लीजिए। जो इंडियन की मेटल एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड थी, इनका इंडोनेशिया की साथ डिस्प्यूट था, वहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था, तो वहाँ पे बीआईटी का यूज़ करके इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया हेग में, और इससे 500-600 मिलियन जो डॉलर है वो क्लेम किए गए और जीत गए थे शायद ये। तो इस तरह का ये केस है। अब सजेशन क्या है? सजेशन 3 सजेशन है, साफ साफ देखिए। सबसे पहले तो आप जो आपका 2015 का मॉडल जो प्रोटेक्शनिस्ट है, जिससे आप अकाउंटेबिलिटी आपकी इस्टेब्लिश नहीं होती और इंटरफेरेंस आपकी होती है, तो कम से कम आप इसको बंद कीजिए। इसके तहत इसमें आप अमेंडमेंट कीजिए और एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश कीजिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट के बीच में और आपके इंटरेस्ट के बीच में, यानी जो रेगुलेशन है वो थोड़ा बहुत होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक नया नेगोशिएट किए। देखिए इस बैलेंस मॉडल के बेस पे जो आप नया बनाओगे और इसी के बेस पे आप नेगोशिएट कीजिए जो एग्जिस्टिंग बीआईटी पार्टनर्स हैं, यानी जिनके साथ में अभी हैं, उनके साथ में भी एक नया चेंज लाइए। दूसरा जो है, आप जो जिन कंट्रीज़ को आपने टर्मिनेशन नोटिस भेजे हैं उनके साथ में आप एक नया अच्छे ढंग से एक दोबारा से साइन कीजिए और उसमें काफ़ी बदलाव, मतलब सेम रिलेटेड पॉइंट्स ही हैं लेकिन अलग अलग स्थानों पर। मेन मुद्दा ये है कि आपको चेंज लाना है मॉडल में, कहाँ कहाँ लाना है, एग्जिस्टिंग के साथ में लाना है, नए के साथ में लाना है, सेम बात को घुमा फिरा के अलग अलग बंदों के साथ में लाना है।
और देखिए क्वेश्चन क्या बनता है इस पर। क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आपका क्या मतलब है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से, और रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने टर्मिनेटेड किया है बीआईटी कुछ देशों के साथ में, तो इसकी क्या रिपरकशंस हो सकती हैं और कैसे बैलेंस स्थापित किया जाए प्रोटेक्शनिस्ट और रेगुलेशंस के बीच में। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करना। तो देखिए जो चौथा आर्टिकल है वो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो छोड़िएगा नहीं आप, जो बांग्लादेश का आर्टिकल है। फिर से बताता हूँ, ये लास्ट आर्टिकल जो है बांग्लादेश का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस इंडिया बांग्लादेश वार का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सुन लीजिएगा। सो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।